हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में ऑलरेडी जो है प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी अभी तक 23 क्लास खत्म हो चुका है। ठीक, अगर नहीं देखें तो जाइएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे से आकर सारा वीडियो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो में, वहाँ से आप क्या करिएगा कि ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और वहाँ से सारा पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ रहता है बाकी वो शनिवार और रविवार को डाल दिया जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे कि जो भी मिडिएवल हिस्ट्री में छोटा छोटा जो राज्य वंश था, जैसे कि राजपूत वंश था बहुत सारा उसमें, और भी जो छोटा छोटा राज्य था, राज्य वंश था, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक, मध्यकालीन भारत का आज हम लोग तीसरा क्लास कर रहे हैं। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। कुछ अन्य छोटे राजवंश देखेंगे और उसके बाद हम लोग देख लेंगे जो तुर्क वंश है सब, अरबों का आक्रमण होने लगेगा, वहां से हम लोग जाके वहां से देखना शुरू कर देंगे। ये छोटा छोटा राजवंश है वो आज हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देवगिरी का यादव राजवंश को। इसका अगर सबसे पहले आपसे पूछे कि देवगिरी का जो यादव राजवंश था उसका संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि भीलम पंचम के द्वारा क्या किया गया था कि एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया गया यादव राजवंश का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कौन संस्थापक थे यादव राजवंश का, तो आपको याद रखना है विल्लव पंचम के द्वारा। ठीक है, इसके ये जो थे किस क्षेत्र में किए थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में जो था कि एक स्वतंत्र यादव राजवंश का स्थापना किया गया विल्लव पंचम के द्वारा। तो आपको बताना है कि दक्षिण जो क्षेत्र था महाराष्ट्र का वो, और उत्तरी कोंकण जो क्षेत्र था उस एरिया में यादव राजवंश का स्थापना किया गया विल्लव पंचम के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिंहन द्वितीय एक पराक्रमी शासक हुआ यादव राजवंश का, जिसने क्या किया था कि होयसल राज्य पर क्या कर लिया था, आक्रमण कर दिया था। और महादेव, अमन, रामचंद्र कुछ अन्य राजा हुए यादव राजवंश का। ये भी बात आपको याद रखना है। मलिक कफूर के बारे में आप जानते होंगे कि मलिक कफूर कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। वो क्या किया था कि जब दक्षिण भारत में इसका अभियान चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मलिक कफूर ही कर रहा था। उस समय क्या किया था कि देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके यादव राजवंश के जो अंतिम शासक था शंकरदेव, उसको मार दिया। और वहां के क्या हुआ कि मलिक कफूर जो था प्रशासक बन गया। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मलिक कफूर किसको मारा था, तो शंकरदेव का। आपसे पूछ सकता है कि यादव राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है शंकरदेव, और उसको मारा कौन, तो मलिक कफूर मारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं काकतीय राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो काकतीय राजवंश का सबसे पहले आपसे अगर संस्थापक पूछे तो रुद्रदेव प्रथम को बताना है कि इसका संस्थापक था। गणपति इस राजवंश का क्या था कि सबसे शक्तिशाली राजा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा गया है, एक दुग्धी अभिलेख है, उसमें देखा गया है कि यहाँ का मतलब कि काकतीय राजवंश का स्त्री मतलब कि महिला शासिका बनी। और वो शासिका कौन बनी थी, तो रुद्रम्बा देवी बनी थी 1261 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रुद्रमा देवी 1269 ईस्वी के दुग्धी अभिलेख में गणपति की राजत्व के लिए मनोनीत हुआ, लेकिन ये क्या हुआ था कि 1261 में ये सत्ता संभाल ली थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या हुआ कि देखा गया है कि 1269 में तो ये मनोनीत हुआ था, लेकिन सत्ता कब संभाल ली थी, तो आपको बताना है 1261 में ही स्वतंत्र रूप से ये क्या बन गई थी, शासिका के लिए सत्ता संभाल ली थी। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रताप रुद्र के बारे में देखते हैं। तो प्रताप रुद्र जो था काकतीय वंश का अंतिम शासक था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें से ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसमें टॉपिक से जो सवाल बनेगा क्या बनेगा, इसका संस्थापक और इसका अंतिम शासक। ये बात आपको ध्यान में रखना, कम से कम संस्थापक और अंतिम शासक हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए होयसल राजवंश के बारे में देख लेते। तो होयसल राजवंश का अगर आपसे पूछे कि स्थापना कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले पूछता है ना कि होयसल राजवंश का संस्थापक कौन था, उसका स्थापना कहाँ पे हुआ था, उसकी राजधानी कहाँ पे हुआ था। यही सब इसमें से क्वेश्चन बनाते रहता है। तब विष्णु बर्मन इसके क्या थे कि संस्थापक थे, और एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना किया। कौन किया, तो विष्णु बर्मन किया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका राजधानी कहाँ पे था, तो द्वार समुद्र, जिसको अभी हम लोग होले बीड के नाम से जानते हैं। ये द्वार समुद्र या होले
हल्दीडेविड अभी कहाँ पे है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक कर्नाटका में है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, बलाल तृतीय जो था इस राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बलाल तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। और जब मलिक कफूर का दक्षिणी अभियान चल रहा था उस समय ये क्या किया था, तो द्वार समुद्र पर भी कब्जा कर लिया था, मतलब कि होयसल राजवंश पर कब्जा कर लिया था, जिससे बलाल तृतीय को क्या करना पड़ा कि संधि करना पड़ा। किससे, तो मलिक कफूर से संधि करना पड़ा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, तो इसको छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि 2-2 3-3 लाइन का होता है और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो वही क्या होता है कि रिजल्ट का क्या करता है कि डिनोट करता है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं राजपूत काल। राजपूत काल कब से कब तक रहा, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनाता है, तो 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक इसका रहा था शासनकाल राजपूत काल के। इसमें बहुत सारे 4-5 राजवंश के बारे में पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो जब हर्षवर्धन के मृत्यु हुआ उसके बाद क्या हुआ कि राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तर और पश्चिमी भारत मतलब गुजरात और राजस्थान ये सब वाले क्षेत्र में, इसका इतिहास जो है राजपूत वंश का महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राठौर वंश, या इसको हम लोग गढ़वाल वंश के भी नाम से जानते हैं। तो गढ़वाल वंश के सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि संस्थापक के नाम क्या है, तो यशो विग्रह इसके संस्थापक का नाम है। और इनका जो पुत्र था मही चंद्र एक महत्वपूर्ण इसमें शासक थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गढ़वाल या राठौर वंश के चंद्रदेव के बारे में। उसी में एक शासक हुए राठौर वंश में। ये कौन थे, तो महेंद्र महीचंद्र के पुत्र थे, जिसने क्या किए थे कि उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराए थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो राजधानी अगर पूछे राठौर वंश के, तो आपको बताना है कि बनारस था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि चंद्रदेव अपना राजधानी कहाँ पे बनाए थे, तो बनारस में बनाए थे, वाराणसी में बनाए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रदेव के द्वारा मुस्लिमों पर एक क्या लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, जो हमेशा पूछा जाता है कि टैक्स लगाया गया था चंद्रदेव के द्वारा। कौन सा टैक्स लगाया गया था, तो तरुष दंड टैक्स लगाया गया था। ये होता क्या था, तो जब मान लीजिए कि चंद्रदेव और कौन करे कि कोई मुस्लिम शासक इनसे लड़ाई करे, जब लड़ाई करता है तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ हानि दोनों का होता है। तो जो भी जायज मतलब कि चंद्रदेव का हानि होता था उस युद्ध में, मतलब कि जो भी खर्च हानि होता था, मतलब कि रुपया दौलत जो भी उसमें हानि होता था, वो क्या किया जाता था, एक कर के रूप में, टैक्स के रूप में मुस्लिमों से क्या किया जाता था कि वसूला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उस टैक्स को क्या नाम दिया गया था, तो तरुष दंड नाम दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे होता क्या था, जो अभी बताया कि जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए ये लिया जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि इधर चंद्रदेव है और इधर कोई मुस्लिम शासक है, ये दोनों में क्या हुआ कि लड़ाई हुआ। लड़ाई होने पर अगर संधि होता था बाद में, तो संधि होने के समय क्या बोला जाता था कि एक तरुष दंड नामक आपको टैक्स देना है। कौन बोलते थे, तो चंद्रदेव बोलते थे। और इसमें कौन देता था, तो मुस्लिम देता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना था। और टैक्स कितना देना होता था, तो जो भी युद्ध में क्या है कि खर्च हुआ है उतना आपको देना है। ठीक, इतना बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन यहां से नहीं छूटना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं राठौर वंश में गोविंद चंद्र के बारे में। तो गोविंद चंद्र इसके एक अच्छा राजा हुए और इसने क्या कर लिए थे कि कनौज पर अपना अधिकार कर लिए थे। ठीक है, और इसके एक मंत्री हुए लक्ष्मीधर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एक बुक है कानून और प्रक्रिया पर, और उस बुक का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कि कल्पतरु नाम है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि कल्पतरु पुस्तक का रचना कौन किए हैं, तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मीधर किए हैं। और एक कौन थे, तो आपको बताना है गोविंद चंद्र के मंत्री थे। ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं जयचंद्र के बारे में। जयचंद्र से हमेशा क्वेश्चन बनाते रहता है। क्यों बनाता है, ये तो सबसे पहले गढ़वाल या राठौर वंश के अंतिम शासक थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि जो पृथ्वीराज तृतीय जो है, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से जानते हैं, उसके ये समकालीन थे। कौन, जयचंद। और चंद्रबरदाई जो थे, किनके, चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के क्या थे कि राज्य कवि थे। उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, पुस्तक लिखा गया है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। उस पुस्तक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज जो चौहान थे वो क्या किए थे कि जयचंद्र के पुत्री जो थे संयोगिता, उनको अपहरण कर लिए थे। ये बात आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार दिया। यहां से इतना आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जयचंद का मृत्यु कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1194 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो चंदावर के युद्ध के समय। और कौन मारा था, तो मोहम्मद गौरी ने मारा था। ये बात आपको ध्यान में यहां से रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं चहमान या चौहान वंश के भी इसको हम लोग जानते हैं नाम से, चौहान वंश के भी नाम से। अगर आपसे पूछे कि चौहान वंश के संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि वासुदेव के द्वारा चौहान वंश का स्थापना किया गया। इसका राजधानी कहाँ पे था, तो उत्तर प्रदेश में अहि क्षेत्र में इसका राजधानी था। ये बात आपको याद रखना है। आपसे हमेशा एक क्वेश्चन बनाते रहता है कि अजमेर की स्थापना कौन किया था, तो अजमेर का स्थापना कौन किया था, तो अजय राज ने किया था। ठीक है, अजमेर का स्थापना कौन किया, तो आप नहीं भूलना है, आपको याद रखना कि अजय राज के द्वारा अजमेर का स्थापना किया। और उसके बाद अजमेर को ही अपना राजधानी बना लिया गया चौहानों के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अजय राज के बाद कौन राजा बना चौहान वंश का, तो आपको याद रखना है अर्णोराज इसका क्या बना कि शासक बना। और इसने क्या किया था कि पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बराह कौन होते हैं, तो जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है उसी में से एक बराह अवतार भी होते हैं। ठीक है, अगर आप कंतारा मूवी देखे होंगे तो उसमें बराह भगवान का ही उस पर ही मूवी बना हुआ है। ये बात आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिग्रराज के बारे में। तो बिग्रराज जो है चतुर्थ जो है इसका शासन काल कभी कभी पूछते रहता है। तो आपको बताना है कि 1153 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। ठीक है, 10 साल तक रहा। और यह जो था कौन था, तो अर्णोराज का पुत्र था, जिसे विसल देव के भी नाम से हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या नाम से जानते हैं बिग्रराज को, तो आपको बताना है कि विसल देव के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, यहां से आपको याद रखना है। इसने एक संस्कृत नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम क्या था, तो हरि केली नाम था। जो हमेशा क्वेश्चन बनाते रहता कि हरि केली किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको वहां पर ऑप्शन चाहे तो बीसल देव दिया रहेगा, चाहे तो बिग्रराज दिया रहेगा। दोनों एक ही आदमी है, तो आपको टिक्का करना है तो बिग्रराज या बीसल देव, यहां से आपको याद रखना है। इनके दरबार में एक दरबारी कवि थे, कौन थे, तो सामदेव थे, सोमदेव थे। और उनके द्वारा ललित बिग्रराज लिखा गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ ले कि ललित बिग्रराज किनके द्वारा लिखा गया था, तो आपको क्या बताना है कि सोमदेव के द्वारा ये रचना किया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बिग्रराज जो चतुर्थ थे, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे बीसल देव के बारे में, उसने क्या किया था कि अजमेर में एक संस्कृत मठ बनाए थे। ठीक है, उस मठ को क्या किया था बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि 2.5 दिन के झोपड़ा के एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा एक जो मस्जिद है उस नाम से आप अभी सुनते होंगे, उसमें क्या कर दिया था, तो ये परिवर्तन कर दिया था, मतलब कि चेंज कर दिया था। तो एक मठ बनवाए थे अजमेर में, कौन, बिग्रराज। उसको बाद में हम लोग किस नाम से जानने लगे, तो 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से भी अभी हम लोग जानते हैं। और 2.5 दिन का झोपड़ा का अगर जो है एक मस्जिद अभी है, और उसका निर्माण अगर पूछे कि निर्माण कौन किया था, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। जो पहले क्या था, एक संस्कृत मठ था, और किसके द्वारा करवाया गया था, तो बिग्रराज के द्वारा करवाया गया था। अभी भी ये जो मतलब कि मस्जिद है उस पर ललित बिग्रराज की पंक्तियां आज भी जो है उत्कीर्ण है, मतलब लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक था वो क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा मंदिर को तोड़ देता था, चाहे तो उसमें क्या करता था, लड़ाने के लिए उसमें मंदिर पर ही मस्जिद बना देता था। ये हमेशा हम लोग देखते रहे कि जैसे कि बाबर भी किया था, बाबरी मस्जिद बनवाया, तो बहुत ऐसा करते ही आ रहा था। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसमें से एक था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, इसका शासनकाल आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि चंदेल राजा परमार्दी देव को पराजित किया। अब पराजित करके इसको हम लोग राय पिथौड़ा के भी नाम से जानते हैं। किनको राय पिथौड़ा के भी नाम से जानते थे, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा के भी नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राय पिथौड़ा के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो आपको सिंपल
सिंपल सी बताना है, पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक है, दोनों एक ही आदमी है। राय पिथौड़ा भी एक और नाम जुड़ गया तो 3 आदमी हो गया, तीनों मतलब जो है एक ही आदमी है। ठीक है, यहां से आपको याद रखना है। चंद्रवरदाई और जैनक जो थे इनके दरबारी कवि थे, और जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना किया था। अब पृथ्वीराज जो था मोहम्मद गौरी से क्या किया था कि 2 युद्ध लड़ा था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी का क्या हुआ था कि पराजय हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा व्यवस्था के साथ मोहम्मद गौरी आया, और मोहम्मद गौरी को आने के बाद क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी हराया, और हराने के बाद इसको साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान को मार भी दिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि चौहानों की शक्ति जो हो गया समाप्त हो गया, और उसके बाद जो हुआ था इंडिया में तुर्क राज की स्थापना हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सोलंकी वंश के बारे में पढ़ते। तो सोलंकी वंश जो था कहां पे पूछ सकता है कि सोलंकी वंश किस क्षेत्र में था। तो सबसे पहले आपको बताना है कि गुजरात के क्षेत्र में था और सोलंकी वंश को हम लोग चालुक्य वंश के भी नाम से जानते हैं, जिसका संस्थापक कौन था तो मूलराज प्रथम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इनकी राजधानी कहां पे था तो अनहिल बाड़ में था, जिसको अभी हम लोग अनहिल पाटन के नाम से जानते हैं, जो गुजरात में ही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भीम प्रथम के बारे में पढ़ते तो भीम प्रथम जो थे इनके काल में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था कि गुजरात के सोमनाथ जो मंदिर था उसमें से चोरी किया था और अथाह संपत्ति को लूटा था। ये बात आप कह सकते हैं, और यहां से किया भी था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कौन लूटा था तो आपको याद रखना कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में लूटा था और अथाह संपत्ति यहां से लूट कर ले गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आबू के दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है उसका निर्माण कभी पूछ लेता है कि उसका निर्माता या निर्माण कौन करवाया था, तो आपको याद रखना है कि भीम प्रथम के द्वारा, भीम प्रथम के ही समांत में एक क्या था कि एक बीमल राजा था, उसने करवाया था। ये समांत का मतलब क्या होता है कि किसी के अधीन में काम करना। जैसे कि भीम प्रथम के अधीन कौन काम कर रहा था तो बीमल काम कर रहा था, उसी ने जैन मंदिर जो है दिलवाड़ा का निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जयसिंह के द्वारा धारा के परमार शासक यशोवर्मन के साथ युद्ध किया, और युद्ध करके क्या किया था कि यशोवर्मन को क्या कर लिया था कि बंदी बना लिया था। कौन बंदी बना लिया था तो जयसिंह कर लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जयसिंह कौन था तो सोलंकी वंश के ही अगला राजा था। ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि प्रसिद्ध जो जैन विद्वान था हेमचंद्र, वो किसके दरबार में दरबारी कवि था आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जय सिंह के ही दरबार में रहते थे और ये दरबारी कवि थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा क्वेश्चन बनते भी रहता है कि हेमचंद्र जो थे किसके दरबारी कवि थे, तो आपको बताना है कि जय सिंह का। ठीक है, इसने क्या किए थे कि सिद्धपुर में, जय सिंह क्या किए थे कि सिद्धपुर में क्या किए थे रुद्र महाकाल का एक भव्य मंदिर बनवाए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है कि सोलंकी वंश के एक राजा हुए जय सिंह, उनके द्वारा क्या किया गया कि रुद्र महाकाल का मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो मूलराज द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। इसके काल में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण हुआ था। अब भारत में आक्रमण हुआ और उस समय क्या हुआ कि इसको पराजय भी मिला था, किसको, मोहम्मद गौरी का। और यह जो गौरी का जो था पहली पराजय था भारत में, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, भीम द्वितीय इसके अंतिम शासक हुए सोलंकी वंश का। और मोंडेरा का जो सूर्य मंदिर है बड़ोदरा के जो निकट है, वहां पे क्या हुआ था कि सोलंकी शासन के द्वारा ही, मतलब सोलंकी शासन के काल में ही ये निर्माण हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके शासन काल में ये जो है सूर्य मंदिर जो है मोंडेरा में निर्माण हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सोलंकी शासन के ही काल में ये मोंडेरा में का जो सूर्य मंदिर है निर्माण हुआ है। यहां से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। परमार वंश
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। तो मालवा के जो परमार वंश की जो अगर स्थापना पूछ ले कि संस्थापक कौन किया था या स्थापना कौन किया था, तो आपको बताना है कि उपेंद्र, जिसको हम लोग कृष्ण राज के भी नाम से जानते हैं। और धारा परमार वंश की राजधानी था, ये बात आपको याद रखना है। ये धारा जो है अभी कहाँ पे पड़ता है, तो आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि राजा भोज जो थे इस वंश का महत्वपूर्ण शासक थे, जिसने अपना जो राजधानी थे कहाँ पर किए थे, उज्जैन से बदल के धारा कर दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। तो ये उज्जैन भी कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, राजा भोज ने क्या किए थे कि एक उपाधि धारण किए थे, क्या चीज का, तो कविराज का। एक क्यों कविराज का उपाधि धारण किए थे, कुछ काम ऐसा किए होंगे तभी इनको कविराज का उपाधि भी दिया गया होगा, या कविराज खुद उपाधि भी लिए होंगे। तो ये जो थे बहुत सारे पुस्तक का रचना किए थे, और इन पुस्तकों का अगर उदाहरण देखें तो कौन कौन सा था, तो भोज चंपू था, श्रृंगार प्रकाश था, शब्दानुशासन था। ये सब पुस्तकों का क्या किए थे कि रचना किए थे, जिस कारण से इनको कविराज का उपाधि भी मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या कि उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का स्थापना किए थे। कौन किए थे, तो राजा भोज के द्वारा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का स्थापना किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कला के लिए। ये स्थापत्य कला यहाँ से क्या होता है कि भारत के जो विख्यात स्थापत्य कला है बहुत ज्यादा विख्यात था चंदेल वंश में, ये आप कह सकते हैं। और चंदेल वंश इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन हमेशा बनाता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है कि ननुक के द्वारा चंदेल वंश का स्थापना किया गया। अरे कहाँ पे किया गया था, तो खजुराहो में किया गया था। खजुराहो के समीप जो बुंदेलखंड है वहां पर चंदेल वंश का स्थापना किया गया है। खजुराहो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चंदेल वंश में एक राजा हुए बागपति, उनका पुत्र जो थे जय शक्ति एक प्रसिद्ध शासक हुए चंदेल वंश का, और इसी के कारण चंदेल राज को उसी के नाम पर जेकाक भुक्ति के भी नाम से जानते हैं चंदेल वंश को। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चंदेल अपनी कला के लिए विश्व विख्यात है, अभी हम बता रहे थे। और चंदेल का जो है चंदेल को हम लोग कला का केंद्र के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, तो कालिंजर में आप उत्तर प्रदेश में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे बहुत बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो खजुराहो है वहां पे, छतरपुर जो जिला है खजुराहो मध्य प्रदेश में, वहां पे मंदिर का निर्माण किया गया है, ये आप जाकर देख सकते हैं। चंदेलों ने खजुराहो के समीप जो था 30 मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें पूछते रहता है कि कौन कौन सा मतलब कि धर्म का मंदिर है, तो आपको याद रखना है कि सिर्फ जैन और ब्राह्मण धर्म का मंदिर है, एक भी बौद्ध धर्म का मंदिर इसमें नहीं है। तो ये आपको याद रखना है जरूरी से जरूरी। ये क्वेश्चन बनाते रहता है कि कौन कौन से धर्म का मंदिर जुड़ा हुआ है खजुराहो में, तो आपको याद रखना है जैन और ब्राह्मण। पूछ देता है कि बौद्ध धर्म का मंदिर है, तो बौद्ध धर्म का एक भी मंदिर नहीं है इसमें। कितना मंदिर का निर्माण करवाया गया है, तो 30 मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये बात आपको याद रखना है। राजा धंग इसमें एक राजा हुए चंदेल वंश में, उनके द्वारा ही विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के सबसे अलंकृत मंदिर का निर्माण करवाया गया। और राजा धंग ने ही क्या करवाए थे, तो जिगनाथ बैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाए थे, और कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाए थे, जो अन्य एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो चंदेलों के द्वारा बहुत ज्यादा मतलब कि अपना जो कला और संस्कृति है उसमें भूमिका निभाया गया है, ये आप कह सकते हैं। अब ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कुलचुरी, जिसको हम लोग चेदी वंश के भी नाम से जानते हैं। अरे अपना क्या है कि आज का लास्ट टॉपिक है। चेदी के कुलचुरी जो था उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनाया था। त्रिपुरी कुछ याद आ रहा है, जहाँ पे मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जीते थे, मतलब क्या चीज में जीते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षता जीते थे। ये आपको याद रखना है वहीं से। ठीक है, ये त्रिपुरी में बनाया था अपना राजधानी। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। कुलचुरियों को जो उत्पत्ति है ये माना जाता है कि आभीर वंश से है, आभीर वंश से है। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुलचुरी मतलब कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है कि कोकल प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और अन्य इस
इसमें एक शासक जो हुआ युवराज के दरबार में, राजशेखर जो थे कुछ समय तक इसमें निवास किए थे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला अगर लाइन ना भी याद रखे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना कम से कम आपको याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुए, जिसने क्या किए थे कि कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। एक कलिंग याद है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे अशोका के बारे में, तो अशोक जो थे कलिंग में क्या किए थे कि बहुत रक्तपात किए थे और कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए थे। एक कलिंग अभी किस क्षेत्र में पड़ता है, क्वेश्चन बनाते रहता है, तो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कलिंग, क्योंकि एंशिएंट से ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते आया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सब कुछ जीत लिया था, लेकिन कलिंग को नहीं जीता था। लेकिन बाद में जो अशोका थे वो क्या किए थे कि कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, हम लोग देखे थे। और उसी के बाद वो क्या किए थे कि अपना धर्म की नीति अपना लिए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रक्तपात देखे थे, ठीक है। तो ये विजय कलिंग पर कौन किया, तो कर्णदेव किया था, इस वंश का जो चेंदी वंश का था, ठीक है। और उसने क्या किया था कि उपाधि धारण किया इसके विजय के प्राप्त करने के बाद। तो क्या चीज का उपाधि धारण किया था, तो त्रिक लिंगाधिपति का उपाधि धारण किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने बनारस में कर्णमेघ नामक एक शैव मंदिर का निर्माण करवाया। तो शैव मंदिर का मतलब क्या होता है कि जिसमें शिव भगवान का पूजा होता है, ये बात आपको याद रखना है। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक हुआ, यहां से आपको याद रखना है, क्योंकि अंतिम शासक और प्रथम शासक हमेशा पूछते रहता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि तुर्कों का आक्रमण, मतलब कि अरबों का आक्रमण हम लोग शुरू कर लेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिएवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। वहां से शाहजहां, मुगल उगल सब हम लोग पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अपना क्या करेंगे, इंटर करेंगे, जहां से हमेशा हिस्ट्री का सवाल बनते रहता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।